आवेदन पत्र लिखते समय या एप्लीकेशन करते समय हमारे बहुत से छात्र माइनर मिस्टेक्स करते हैं, जिसका परिणाम जब वो इंटरव्यू फेस करते हैं तब उनको भुगतना पड़ता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे हम क्या गलतियां करते हैं, हमने तो 5वीं से हाउ शुड वी राइट एन एप्लीकेशन ये सीखा है। 10वीं में भी हमने इसके ऊपर जो भी हमें एग्जाम में आया था हमने एप्लीकेशन वहाँ पे लिखा है, 12वीं में भी लिखा है। लेकिन मेरे मित्रों, इट इज़ फैक्ट, even after passing 12th many students are unable to write an application properly. It is my personal experience. कहते हुए मुझे बहुत दुख है, लेकिन 12वीं होती है बच्चों की, लेकिन वो ठीक तरीके से एप्लीकेशन ही नहीं लिख पाते, गलतियां करते हैं। उनको लगता है कि हमने सही लिखा है, लेकिन जब आप किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं और वहाँ अगर 2-3 गलतियां निकलती है और जब आप इंटरव्यू फेस करते हो मेरे मित्रों, और ऐसा समझो कि पैनल ने आपकी एप्लीकेशन में की ही गलती निकाली और आपको उन्होंने क्रॉस किया, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, वो फटक से डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। सब्जेक्ट ज्ञान वो तो बाजू को ही रह गया कि आपको क्या आता है, आप किस में मास्टर है, वो तो बात चली गई बाजू को। लेकिन प्रॉब्लम आता है कि वो पूछते हैं आपने एप्लीकेशन ही ठीक तरीके से नहीं लिखा, देयर इज मिस्टेक। तो अपना बच्चा जो विथ कॉन्फिडेंस ही वांट्स टू फेस दैट इंटरव्यू, वो 10 कदम पीछे आता है कि मेरे से गलती कैसे हो गई है, तो फिर वो डर डर के आंसर्स देना शुरू कर देता है और वही अपना जॉब चले जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हम ये माइनर मिस्टेक्स करते हैं व्हाइल राइटिंग एन एप्लीकेशन, तो उनको हमें अब अवॉइड करना है। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है, वो आप जानते हैं, लेकिन उसमें क्या गलतियां करते हैं वो आज हमें निकालनी है। ओके, तो पहला पॉइंट मैं आपके सामने लाता हूं। अब आप लोगों को पता है यहां पे हम एड्रेस लिखा करते हैं खुद का, जो भेजने वाला है उसका। आजकल इधर भी लिखने की एक स्टाइल आ गई है। अगर आप इधर लिखना चाहते हो तो पूरी स्टाइल इधर से ही चलते चलो, अगर यहां लिखते हो तो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या होता है, बच्चे एड्रेस वगैरह ठीक तरीके से लिखते हैं। अब ये एज कौन सा चल रहा है मेरे मित्रों, आईटी एज है। आईटी एज है, आज आप स्मार्टफोन्स, ईमेल आईडीज ये सभी हम यूज करते हैं। तो अब आप जब यहाँ अपना फिजिकल एड्रेस लिखते हो ना, तो ये कमी रह जाती है अपनी। क्या कमी रह जाती है, पूरा आप एड्रेस लिखते हो लेकिन यहाँ पे आपको आपका एक तो कांटेक्ट नंबर नहीं तो ये देना ही है, क्या, ईमेल आईडी। बाकी इसमें मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, ये जो है आपको आने ही वाला है वो देना ही आपको। आपका नाम रहे, घर नंबर रहे, गली नंबर रहे, जो भी एड्रेस है वो आपका चलना चाहिए वहां पे। मुझे उसमें मुझे कुछ नहीं कहना आपसे। बात क्या है, एड्रेस का नाउअडेज इट इज एन इसेंशियल पार्ट टू मेंशन ईमेल आईडी। आप लोगों से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एड्रेस में डेट के पहले, डेट बाद में आ ही जाएंगे, आपकी जो भी डेट है वो डेट डाल दो, लेकिन डेट के पहले आप अपना ईमेल आईडी लिखना मत भूलिए मेरे मित्रों। ये फिजिकल लेटर्स वगैरह आना बंद हो गए, कॉल लेटर इंटरव्यू के। अभी तुरंत आपको विद इन सेकंड अगर क्या मिलता है तो ईमेल मिलता है, और वहां अपन ईमेल ही नहीं देते, हम देते बैठते हैं रिज्यूम में, वो बात अलग है। एप्लीकेशन ये आपका पहला परिचय है, किसके साथ, जो आपको नौकरी देने वाला है उसके साथ आपकी पहली मीटिंग है। अब बात ध्यान में रखो, जगह एक है या दो है और मेरे सामने 100-150 एप्लीकेशन आए हैं। आप मेरी जगह आप खुद को भी रख के सोचो, आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि किसका एप्लीकेशन अच्छा है, किसका एप्लीकेशन फॉर्मेट में आया है, सुंदर है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, बरोबर है का नहीं। आपने विषय का ज्ञान देखा क्या, नहीं देखा। आपने उस आदमी को देखा क्या, बिल्कुल नहीं देखा। तो फिर आपने ये कैसे क्या जज किया, तो आपने पहला जो आपका परिचय था उस कैंडिडेट के साथ, तो वो था इसके मदद से, किसके मदद से, एप्लीकेशन के मदद से।
तो वहाँ अपने को ऐसा नहीं चलेगा कि सर मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। अरे नहीं बाबा, पहले तुझे वो चांस तो आना चाहिए ना इंटरव्यू फेस करने के लिए। अगर उन्होंने वही सॉर्टिंग कर दी और आपकी एप्लीकेशन ही अगर फॉर्मेट में नहीं और रिजेक्ट कर दी तो क्या करेंगे हम। सो प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो एक बात आपको क्या लिखना है, ईमेल आईडी, आपको ईमेल आ जाएगा उनका। ओके, मैं तो यही कहना चाहूंगा आप मोबाइल नंबर भी लिखा करो, बिल्कुल लिखा करो। कुछ बच्चे आजकल लिख रहे हैं लेकिन वो नीचे लिखते हैं, कहाँ पे, जब नाम वगैरह डाल देते हैं उसके नीचे मोबाइल नंबर लिखते हैं। इससे अच्छा यही लिख दो ना, ईमेल आईडी, बाकी का एड्रेस तो है ही अपना। ईमेल आईडी मेंशन करो अच्छी तरीके से और मोबाइल नंबर करो। उनको आपके साथ संपर्क करना रहा तो ये आजकल के सबसे तेज माध्यम है ईमेल आईडी। और आप कह भी नहीं सकते कि सर मुझे वो कॉल लेटर ही नहीं मिला, पोस्ट से डिले हो गया, पोस्टमैन ही नहीं आया। ऐसे कारण हम नहीं दे सकते अगर वहां पे आपका ईमेल आईडी था तो, और अपने को ही मिल जाता है तुरंत। तो समझ में आया, एड्रेस का इंटीग्रल पार्ट रहेगा आपका ईमेल आईडी। आज से ही आप जब भी आवेदन करते हैं तो आपके एड्रेस में ईमेल आईडी और मैं तो यही कहूंगा आपका मोबाइल नंबर आना ही आना है। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब दूसरा पॉइंट लेके चलता हूं। अब यहां आप क्या हो गया, एड्रेस वगैरह। फिर यहां आते हैं हम जिसको हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं। अब पुरानी स्टाइल कैसी है अपनी, कि हम पद लिखते हैं, पोस्ट लिखते हैं, जैसे सेक्रेटरी, प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, जो भी हो पद लिखा करते हैं और नीचे वो संस्था का नाम लिखते हैं। बरोबर है, राइट है, उसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन कुछ बातें अपडेट होती है, बरोबर है। उन्होंने अगर कहा था कि एप्लीकेशन आप नीचे दिए गए पते पे भेजो, द सेक्रेटरी, और वो संस्था का नाम है, तो आप द सेक्रेटरी लिख के ही संस्था का नाम वगैरह लिख के आगे चलेंगे। लेकिन यहां पे ये पोस्ट है कौन सी, चाहे फिर वो सेक्रेटरी रहने दो, प्रेसिडेंट रहने दो, प्रिंसिपल रहने दो, जो भी है, तो फिर आप नीचे लिखते हैं संस्था के बारे में। ओके, तो उसके बाद फिर आप शहर का नाम लिखेंगे, जो भी शहर है वो। तो अब एक नई बात ऐड ऐसी हो रही है कि कुछ ये पोस्ट बोले तो जिसको हम एप्लीकेशन भेज रहे हैं उनका ये पद है, नहीं तो आप बोलेंगे जिसके लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चाहे फिर वो प्रिंसिपल हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, या प्रेसिडेंट हो सकता है। मैं ऐसे ही लिखता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे ये हो जाएंगे कंफ्यूज। ओके, समझो यहाँ पर प्रिंसिपल के माध्यम से हमें एप्लीकेशन करनी थी, तो फिर आपने यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा, समझो जो भी है कॉलेज, फिर शहर का नाम लिखा। ओके, चलो आगे। अब ऐसे कुछ विज्ञापन आ रहे हैं जहां पे प्रिंसिपल सर का नाम मेंशन किए वाला रहता है एडवर्टाइजमेंट में। तो अब आप ये फॉर्मेट मत लेते जाओ, कौन सा, द प्रिंसिपल, कौन सा कॉलेज है वो, और जो सिटी है वो। अब क्या करेंगे, उन सर का आप नेम मेंशन करेंगे यहां पे, नेम। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में ऐसे दिया गया था। जैसे समझो मैं प्रिंसिपल हूं, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर GS देशमुख, प्रिंसिपल, यहां कॉमा, जो कॉलेज है उसका नाम, शहर का नाम। ये बात आपको ऐड करनी है, कौन सी, ये, कि अगर एडवर्टाइजमेंट में कंसर्न अथॉरिटी का नाम है और नाम के साथ उनका पद भी है, नाम के साथ उनका पद भी है, तो आप नेम भी मेंशन करेंगे, उनका पद भी मेंशन करेंगे, बाकी एड्रेस तो आपके सामने रहता है। ये पॉइंट आपको ऐड करना है। एडवर्टाइजमेंट में नेम दिया है और आप सिर्फ पद का ही उल्लेख कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी इनकरेक्ट रहेगा और इम्परफेक्ट एप्लीकेशन माना जाएगा। ओके, चलो एक बात मैंने ऐड कर दी, समझ में। तीसरी गलती क्या करते हैं हमारे बच्चे, तीसरी गलती कि आजकल एक नया ही ट्रेंड आ रहा है, सैल्यूटेशन। जब हम करते हैं सैल्यूटेशन, एड्रेस वगैरह लिखना शुरू हो गया, सैल्यूटेशन आ जाता है। ये आजकल यही सैल्यूटेशन ले रहे बच्चे, मैंने बहुत से एप्लीकेशन लिखे, डियर सर, डियर मैम। इट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स, हम्बल रिक्वेस्ट, ये नका वापरो, अच्छा नहीं लगता है ना ये। और ये किताबों में भी आने लगा है ये बदल, ये नहीं है अच्छा है ना। हमारे पास एक अच्छा शब्द, इससे क्या है हमें
दिक्कत? तो मैं तो कहूंगा आप यही लेते चलो, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। आले लक्षात? ये डियर चलता है, डियर सर, डियर मैडम चलता है, इसलिए कुछ भी मत लेते चलो। फॉर्मल लेटर रहता है, बिजनेस लेटर रहता है, स्टैंडर्ड थोड़ा मेंटेन करो ना। ये हमने समझो अथॉरिटी रहती है, समझदार रहती है, वो अपने को समझ लेते कि भाई बच्चे हैं, चलता है। लेकिन चलता है इसलिए आप भाषा मत बिगाड़ो यार। मेरे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी भाषा थोड़ी सी ऊपर लाओ। तो क्या लेते चलेंगे सैल्यूटेशन? रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। डियर चलता है लेकिन नहीं लेना है हमें। बात ध्यान में आई? ये तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं मैंने यहां पे आपके सामने लाई है, डियर नहीं लेना है हमें। अब एक गलती होती है जब हम बॉडी की तरफ आते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको स्ट्रेस देके बात करने की थोड़ी का आदत रहती है। और जैसे अपने खुद के बारे में जब वो बात करते तो जैसे वो लिखते हैं, समझो आई हैव, जो भी क्वालिफिकेशन है अपने वो पद के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से, तो वो लिखते हैं आई हैव पास्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं अब MA हूं तो ऐसा लिखूंगा, आई हैव पास्ट एन MA, MA इंग्लिश, ऐसा मैं लिखूंगा। आई हैव पास्ट MA इंग्लिश, ये एक सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक आधा बच्चा ऐसा भी लिखता है, आई पास्ट, बाकी जैसे को वैसे, MA इन इंग्लिश और MA इंग्लिश। ओके, MA इन इंग्लिश और MA इंग्लिश, ये भी चलता है। अब गलती कहाँ होती है मालूम है क्या? जैसे मैंने यहां क्या कि आई हैव पास्ट MA इंग्लिश और MA इन इंग्लिश, इसमें कोई टेंशन नहीं, आप इन ले सकते हो या नहीं, इसमें भी दिक्कत नहीं। हाँ, अब मुझे आपका ध्यान लेके जाना है, ये गलती हमारे बच्चे कहाँ करते मालूम है क्या? वो क्या करते हैं, ये तो ठीक ही है, इसमें कोई टेंशन नहीं। वो अब ये ध्यान में रखो, गलती कहाँ हो रही है, वो गलती करते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, आई हैव, पहले सेंटेंस कैसा था ध्यान दो, वो लिखते हैं आई हैव पास, जो डिग्री है वो MA, जो बाकी का सेंटेंस है वो तो लिया ही मैंने, MA इन इंग्लिश, और यहां पे वो टाइम डालते हैं, कहां पे, जैसे इन 2002 ऐसा लिखते हैं, आई हैव पास्ड MA इन इंग्लिश इन 2002। और इसे मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूं एक ही सेंटेंस में आने के लिए। अब ये इंग्लिश वगैरह मैं हटा देता हूं, अब मैं यहीं पे डाल देता हूं साल, तो आपका थोड़ा ध्यान जल्दी आएगा। अब एक सेंटेंस, एक लाइन में आ गया ये सेंटेंस। हाँ, अब गलती कहां हुई मालूम है क्या? और दूसरा एक सेंटेंस में लिखता हूं, बात ध्यान में रखो, आई पास्ट, ये बाकी दशाल दस MA इन 2002। हाँ, अब बच्चे ऐसा लिखते हैं अपने, कौन से, जो मैंने पहले दो वाक्य लिखे वो आपने देखे, अब बच्चे ऐसा लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने कौन सा टेंस लिया है मित्रों? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है क्या पास्ट टेंस है? वो प्रेजेंट टेंस है, एकदम बरोबर। और टाइम कौन सा लिया फिर आपने? प्रेजेंट का लिया या पास्ट का लिया? तो पास्ट का लिया, तो फिर ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। अगर आपको प्रेजेंट लेना था तो आप सेंटेंस ऐसा ही बोलते, कैसे, आई हैव पास्ट MA, यहां तक ही बोलो, अब ये मत लो। तो ये गलत है क्या? नहीं, ये बरोबर है। अगर आपको सिर्फ डिग्री हाईलाइट करनी थी, डिग्री, और प्रेजेंट टेंस लेना चाहते तो ले सकते थे, कोई टेंशन नहीं, आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। क्या हाईलाइट की हमने? डिग्री हाईलाइट की। समय दिया क्या भाई मैंने? नहीं दिया। कौन सा टेंस लिया? प्रेजेंट टेंस। एकदम बरोबर वाक्य आहे हे, आई हैव पास्ट MA, बाकी डिग्रीज आप बढ़ाते चलते रहते हो, नेट, सेट, PhD, BEd, MPhil, जो भी है लिखो, टेंशन नहीं। अब यहां पे क्या किया आपने? आई हैव पास्ट MA और आपने डाल दिया साल, वो साल निकला पास्ट टेंस का, टाइम जो है वो भूतकाल का निकला। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल,
दिस इज इनकरेक्ट, हे नहीं स्वीकारते हैं वाक्य। एक तो आप प्रेजेंट टेंस में चले जाओ, समय मत लो। अगर आपको समय लेना है, आप बोले नहीं सर मुझे सीनियरिटी दिखानी है कि मेरी डिग्री बहुत पुरानी है, जो आपके मन में है वो आप जानते हैं, तो मित्रों क्या करो, फिर आप पास्ट टेंस लेते जाओ ना बाबा। अगर आपको पास्ट टेंस का टाइम लेना है, आपकी सीनियरिटी दर्शानी है, तो मंगवा के पास्ट टेंस में लाते जाओ। यहां पे मैंने पास्ट टेंस लाया, ये भी सेंटेंस एक्सेप्टेड है। आया क्या नहीं ध्यान में आपको, कि अगर आपको डिग्री के साथ साथ समय हाईलाइट करना है और समय अगर भूतकाल का है तो सेंटेंस भी भूतकाल में ही लेना चाहिए हमने। अगर आपको सेंटेंस वर्तमान में लाना है तो आप भूतकाल का समय नहीं ला सकते, आप सिर्फ अपनी डिग्री लाएंगे। ही फार मोठी चूक करतात, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हमारे छात्र। और वो एक्सपर्ट पहले ही सेंटेंस आपका ऐसा रहता है, वो अपने को क्रॉस करता है कि बाबा रे आपने ये कौन सा टेंस लिया, आप खुद बोलते सर हैव है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है। ओके, मग भूतकाल का समय क्यों लिया आपने, ऐसा चलता है क्या? फिर अपने को भी लगता है ये गलत है। अगर एक टेंस ले रहे हैं तो उसका आपको फॉलो ठीक तरीके से करना है ना, बरोबर है कि नहीं तो फिर दूसरा रास्ता मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये एक गलती आपने को यहां से अवॉइड करनी है। ओके, अब कुछ बच्चे जब यहां आते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर उनका लिखना होता है, तो ये थैंकिंग यू ऐसा लिखते हैं। नका लिहू, गलत है वो, असं नका लिह जाऊ ते, थैंकिंग ऐसा लिखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से, ऐसा मत लिखो, नॉट एक्सेप्टेबल। कुछ लिखते हैं होपिंग, बाकी वो सेंटेंस आपके ध्यान में आ रहा है, जो भी सेंटेंस रहेगा जो रिप्लाई वगैरह आने के अपने, ये गलत है। इससे अच्छा है आप थैंक यू किंवा आई होप ये लिखो। आलं लक्षात? ये लिखो थैंक यू या आई होप, जो रिप्लाई वगैरह आप चाहते हैं ना, तो ये लिखो। ये मत लिखो थैंकिंग यू, होपिंग, ऐसा नका लिखो। ये भी थोड़ा सा फॉर्मल लेटर में, बिजनेस लेटर में अच्छा नहीं लगता। अब आप बोलेंगे सर मैंने एखादा लेटर ऐसा देखा कि इसमें था वो बात अलग है, हो सकता है उसका अपमान भी हुआ होगा, वो थोड़े अपने को बताएंगा कि उसको क्रॉस हुआ था, लेकिन वो मत फॉलो करो प्लीज, डोंट इमिटेट दैट पर्सन। ओके, अब मैं अंत की तरफ ला रहा हूं आपको। अब हम क्या करते हैं, बहुत बार जब यहां पे आते हैं यूअर्स, तो कुछ बच्चे यहां पे एपोस्ट्रोफी लेते हैं। कैसे समझो, मैं ऐसे लिखता हूं पहले, तो ये करेक्ट स्टाइल है। क्या करेक्ट स्टाइल है? देखो, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स फेथफुली, और यहां कॉमा आता है मेरे मित्रों, फेथफुली के बाद कॉमा आता है, यहां पे एपोस्ट्रोफी नहीं है। कुछ लोग एपोस्ट्रोफी देते हैं, डोंट यूज एपोस्ट्रोफी, डोंट यूज, गलत है वो, गलत। एपोस्ट्रोफी नहीं आनी चाहिए, यूअर्स आएगा, फेथफुली के बाद कॉमा दिया है, फिर यहां आपकी साइन वगैरह वो तो आपको पता है, नाम वगैरह जो है वो आपका आ जाएगा, हाँ नेम। यहां गलती करते हैं हमारे बच्चे, यूअर्स लिखते तो है लेकिन कैसे लिखते हैं, एपोस्ट्रोफी के साथ, गलत है, बिल्कुल नहीं लिखना हमें, हमें ये फॉलो करना है, वाई कैपिटल लिखना है, यूअर्स फेथफुली। हाँ, अब आप बोले सर फेथफुली क्यों लिया, तो ये ब्रिटिश स्टाइल है, कौन सी, फेथफुली, और ये ब्रिटिश स्टाइल है फॉर्मल बिजनेस लेटर की, यूअर्स फेथफुली फॉर्मल बिजनेस लेटर में आता है। अगर आप बोले सर हम सिंसियरली लेते तो चलते कि, लेकिन यूअर्स वैसे ही रहेगा, कैसे, जैसे मैंने यहां पे लिखा यूअर्स, एपोस्ट्रोफी दे दिए क्या, नहीं। अगर आप बोले सर सिंसियरली लिखना है, कॉमा देना मत भूलो, सिंसियरली लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो अब फेथफुली के बजाय सिंसियरली क्यों लिया, फेथफुली भी ब्रिटिश स्टाइल ही है, सिंसियरली भी ब्रिटिश स्टाइल ही है, कौन सी, लेटर की। लेकिन जब ये दो आदमी बोले तो जो लेटर भेज रहा है, लिख रहा है, और जिसे लेटर लिखा जा रहा है, ये जो दो आदमी हैं ये एक दूसरे को नाम से जानते हैं, अलग लक्षात,
ये जो लिखने वाला और जिससे लेटर लिखा जा रहा है, ये पीपल हु नो ईच अदर बाय नेम. तर तेव्हा तुम्ही यू कॅन यूज युअर्स सिन्सियरली. बर, और एक आता है आजकल ट्रूली. ट्रूली लिख सकते हैं ना, उसमें क्या है, कॉमा देना मत भूलिए, कॉमा, ट्रूली. अब आप बोलेंगे सर ये ट्रूली कब लेना हमें, ये भी ब्रिटिश स्टाइल ही है, ब्रिटिश स्टाइल ही है लेटर्स की. लेकिन कब, कि जहां पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, किसमें, जो लेटर लिख रहा है उसमें और जिसे लेटर लिखा जा रहा है उसमें, इफ देर इज नो पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड एड्रेसी, तो तब आप लिखेंगे यूअर्स ट्रूली. नहीं है दोनों में कुछ भी रिलेशनशिप, तो ट्रूली आता है. फेथफुली मैंने बता दिया, फॉर्मल बिजनेस स्टाइल है ब्रिटिश की, आप लिख सकते हो. सिंसियरली, जब दोनों लिखने वाला और जिसे लिखा जा रहा है एक दूसरे को नाम से जानते हैं, सिंसियरली. ट्रूली, दोनों में कुछ भी संबंध नहीं है, ट्रूली. और आजकल एक आता है, ये एक बता देता हूं मैं आपको, यूअर्स. यहां पे अपोस्ट्रोफी नहीं आना. एक और प्रकार से एंड करते हैं कुछ लोग, कौन से बता पाएगा? कॉर्डियली. अब आप बोलेंगे सर ये भी ब्रिटिश स्टाइल ही है लेटर की, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहां पे हम ये फॉर्मल लेटर में रिस्पेक्ट ज्यादा हाईलाइट करते हैं, विनम्रता से यहां पे ये लेटर एंड हो रहा है, यूअर्स कॉर्डियली. तो जब हम वेयर देयर इज अ डिजायर टू साउंड रिस्पेक्टफुल, तो कॉर्डियली. तो ये आप लोग चाहे फिर फेथफुली लिखो, सिंसियरली लिखो, ट्रूली लिखो या कॉर्डियली लिखो. फिर सिग्नेचर, नाम वगैरह आता है. तो आपको ऑल द बेस्ट. एप्लीकेशन में ये होने वाली गलतियां आप लोग अवॉइड करो, अच्छा एप्लीकेशन करो, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट मीटिंग होती है जो आपको जॉब देने वाला है. तो आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मेट भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, नीट एंड क्लीन पेपर यू मस्ट यूज, कि देखते हैं ऐसा लगना अरे वाह वाह ये एप्लीकेशन अच्छा है, देखते हैं. फिर वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखना शुरू करेंगे, रिज्यूम देखना शुरू करेंगे. तो एप्लीकेशन लिखते वक्त आप लोग ऐसा लेजी बिल्कुल भी मत करो कि क्या होता है सर, नहीं नहीं नहीं, होता है मेरे मित्रों, होता ही है. पूरी जो पढ़ाई की है ना हमने, इसके लिए तो किए है, रोजी रोटी के लिए. तो यहाँ आप आलस मत लाओ, ये मत ऐसा सोचो कि सर ऐसा नहीं. इट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि बच्चे गलतियां करते हैं और फिर चिल्लाते हैं कि हमें लिया ही नहीं, हमारा अपमान हुआ. अपमान कैसे कौन करेगा बाबा, आप चांसेस देते हो, आप अपॉर्चुनिटीज देते हो उनको बोलने की, तो फिर तो आपकी इंसल्ट तो होनी है. तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज अवॉइड दीज मिस्टेक्स. आपका एप्लीकेशन अच्छा ही रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरों जो मित्र है अपने दूसरे, उनको भेजते रहो, सब्सक्राइब करो चैनल, नए नए वीडियोज आते रहेंगे. ओके माय फ्रेंड्स, आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू.